अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। गो कि कुछ हिकअप्स हैं, लेकिन वो भी आने वाले दिनों में देखते हैं कि कैसे जॉट डाउन या आयरन आउट होते हैं। इससे मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो कि तहरीरी तौर पर जो मुतालबात हैं उसके मुंतज़िर हैं सारे ही, बट कहती है कि उनके बुनियादी तौर पर दो मुतालबात हैं। एक कि इमरान खान और असीरान को रिहा किया जाए, दूसरा कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर। अब ये जो मुतालबा है कि खान साहब की रिहाई की शर्त रखी गई है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है, दो राय पाई जा रही है, कहना सही होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुतालबात में खान के ऊपर केसेस को एक शर्त के तौर पर रखना ये तासुर देता है कि सियासी हल चाहते हैं कानूनी केसेस का। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब को ही ले लीजिए, उन्होंने तो बड़े खुले अल्फाज में तनकीद की विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, और वो कहते हैं कि सियासत और जराइम में फ़र्क करना चाहिए। मुज़ाकरात में जराइम पर बात हो रही है तो वो सबसे बड़े नाकिद होंगे, हमें सियासत का दायरा तब्दील करना है और कुछ हुदूद मुतय्यन करनी है। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि जो नथी किया जा रहा है मुज़ाकरात में खान की रिहाई को, सारी की सारी बात आगे बढ़ने से क्या इससे तासुर जन्म ले रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी हल चाहती है कानूनी केसेस का? और अगर ऐसा है तो क्या केसेस को सियासी डायलॉग के ज़रिए ख़त्म करवाना दुरुस्त है? अपने तज्ज़ियाकारों के पास ही सवाल रखते हैं और हमें ज्वाइन करें आज इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, रीमा उमर साहिबा और आसिफ बशीर चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। उमर, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या राय है आपकी? क्या सियासी डायलॉग के ज़रिए खान साहब पे जो कानूनी केसेस हैं इसकी शर्त रखना दुरुस्त बात है? अलीना, असल में सियासत जब आ जाती है ना तो हर चीज़ ही सियासी हो जाती है, वो पॉलिटिसाइज हो जाती है। वो चाहे वो जितना भी उसमें वो मामला लीगल हो, लेकिन वो एक सियासी मामला हो जाता है। तो अब यही है कि इसमें ये नहीं है कि जो इमरान खान पर केसेस बने हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं कि अगर वो आउट ऑफ फेवर ना होते, अगर उनके साथ कोई मसाइल ना चल रहे होते, अभी वो ब्लू आइड बॉय होते उनके, तो शायद ये केसेस ना बनते। और जो उन मामलात में फुर्ती दिखाई गई वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। इसी तरह जैसे जब नवाज शरीफ जो है उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे तो वो भी इसी तरह चल रहे थे कि इवन पनामा के बाद कि एक जो पहला आर्गूमेंट था दुरुस्त था कि जो ये मामला मियां नवाज शरीफ से शुरू होना चाहिए, फर्स्ट फैमिली से शुरू होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि वो उन्हीं पर ख़त्म भी हो गया। उसके बाद किसी की कोई परवाह नहीं थी, या उसके बाद और भी कई ऐसे इन्वेस्टिगेशंस आई लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की है। तो ये है तो अनफॉर्चुनेट। हम बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, किताबी बातें तो यही होती हैं जी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन एक रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। और जो सियासी मामलात होते हैं उनकी फिर ऐसी डीलिंग ही होती है सो मच कि आप इवन अमेरिका में देख लें कि जो ट्रम्प के केसेस हैं वो पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। जो वो कंट्रीज या वो अदालतें जिनकी हम एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, उसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपनी बड़ी एफर्ट भी की है कि उनके खिलाफ जो चीज़ें साबित कर सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिसाइज हो गया है। यानी कि ट्रम्प ने कहा जी कि ये असल में मुझे नहीं चाहते कि मैं दोबारा से इलेक्ट हूँ, यानी कि इलेक्शन से पहले की बात। तो जो बात मलिक अहमद खान कर रहे हैं, यानी कि अगर तो हम एक किताबी बातों तक जाएं तो बात तो दुरुस्त है, लेकिन यह है कि जो मोटिवेशन है वो देखा जाए तो ज्यादा बात उधर चली जाती है, फिर मेरिट उसमें पीछे रह जाता है। या देखने में एटलीस्ट यही है कि मेरिट वगैरह को कोई डिस्कस नहीं करता, और जो सियासतदान है वो उनको ये फन आता है कि वो किस तरह अपने जो मामला आते हैं, अगर उनके पार्ट पर वो गलती भी हो तो वो उसको मुख्तलिफ मोटिवेशन का रेफरेंस देते हैं कि ये फलां वजह से, या अमेरिका के प्रेशर पे, या एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे, या कोई भी प्रेशर डाल के जी कि असल वजह ये है, वो मेरिट को डिस्कस ही नहीं करते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मुख्तसरन कि क्योंकि होता है तो फेयर है अगर केसेस को सियासी डायलॉग के ज़रिए या मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म करवा लिया जाए तो? अलीना, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जैसे होती है। नहीं, मैं तो उसकी बात सर, मैं ये नहीं कह रही आपका आंसर गलत है या सही है, आप इंटाइटल्ड है अपने ओपिनियन के लिए, आप खुल के जाहिर करें जो भी है। अलीना, मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुनना चाह रही हैं, मैं आपको तो खुल के कह दें आप। देखिए, क्या कह रही है? तो खुल के कह दें आप जो भी कह रहे हैं।
अलीना, मैं तो देखिए, अगर तो देखा जाए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो वैसे ही एक रूल ऑफ लॉ की बात करती है, वो पार्टी का वजूद ही इसी बुनियाद पर आया। तो इस मामले में सबसे ज्यादा इतलाक तो उन पर होना चाहिए, लेकिन ये चीज पॉलिटिकल है। और मैंने तो आपको पूरी दुनिया से एग्जांपल दी है कि जो बातें हम करते हैं, तो आपके ख्याल में क्योंकि माजी ये रहा है तो जस्टिफाइड है कहीं ना कहीं, लेकिन मसला इसमें यह है भट्टी साहब कि खान साहब का हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है एनआरओ से मुतल्लिक, हमेशा एक हायर मॉरल ग्राउंड रहा है, और अपने आप को, अपनी पार्टी को वो डिफ्रेंशिएट इसी बुनियाद पर करते हैं कि जी ये सारे करप्ट, इन्होंने एनआरओ लिया, इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन मैं पाक साफ और मेरी पार्टी इसलिए अलहदा है। अब अगर ऐसी बात होती है तो क्या आपको लगता है खान साहब के लिए भी जस्टिफाइड है ये करना? मैडम शेख, पहली बात तो मैं अपनी राय दे लूँ सवाल पर आने से पहले कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई केस जो असली केस है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कोई रिहाई नहीं होनी चाहिए मुज़ाकरात के ज़रिए, और मुज़ाकरात के ज़रिए कोई केस ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमने 77 सालों में यही गंद भुगता है कि असली केस होते हैं, सच्चे केस होते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और फिर डील हो जाती है, ढील हो जाती है। अब आ जाइए सवाल पर। किताबी बात अभी मेरे भाई ने कहा, निसाबी बात, और मैं मलिक अहमद साहब मेरे प्यारे भाई कहते हैं सियासत और जराइम में फ़र्क होना चाहिए। तो पहली बात तो ये मलिक अहमद खान साहब से पूछना ये है कि जब आपके कायद बमा अहलो अयाल बिल क्लिंटन के हुक्म पर खलीजी ममालिक की गारंटियों पर जद्दा सरूर पैलेस गए थे तो सारे केस अदालतों से निपटा कर गए थे। पूछना ये है मलिक अहमद साहब से कि जब पिछली इस्टेब्लिशमेंट से डील करके मुबैना तौर पर जाली मेडिकल रिपोर्टों पर इलाज के बहाने आपके कायद मोहतरम लंदन गए थे तो सारे केस जो अदालतों से भुगता कर गए थे, और इसमें मलिक अहमद साहब का कितना किरदार है, और हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर उनको किसका फ़ोन आया था, और वो रातों को किन से मिला करते थे, और वो किन के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करते थे, और किन की पैगाम रसानी करते थे। कभी मलिक अहमद साहब और मेरा आमना सामना टीवी पर हो तो मैं उनको बताऊं कि हजूर आप तो ऐसी बातें ना किया करें। और पूछना ये है मलिक अहमद साहब से कि जब आपके कायद रिस्क फ्री और गारंटियों भरी आपके कायद की वापसी हुई थी, और जिस तरह इनके रस्ते की रुकावटें दूर हुई हैं, तो वो सब कानूनी अमल था। और पूछना ये है मलिक अहमद साहब से कि जिस दिन फ़र्दे जुर्म आयद होनी थी उस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, और हमज़ा शहबाज बेटा यानी वज़ीर आला पंजाब बन जाता है, और नैब के मुल्ज़म और मुजरम इक़्तिदार में आके नैब के कानून बदल देते हैं अपने केसों को ख़त्म करने के लिए। तो क्या ये सब कुछ कानूनी था, जायज़ था, इखलाकी था, और ये निसाबी किताबी था? ये सियासत और जराइम में फ़र्क था। अब दूसरी बात मैडम शेख, कौन कह रहा है कि इमरान खान डील करना चाहता है? कौन कह रहा है कि इमरान खान को एनआरओ चाहिए? कौन कह रहा है कि मुज़ाकरात का मतलब डील है? 4 बार इमरान खान को डील की ऑफर हुई, इमरान खान नहीं माने। मैं तो कहता हूं कि आज वो जेल में हैं, इक़्तिदार में नहीं है, उसकी वजह इमरान खान है। आज वो सदर जरदारी साहब की तरह ऐवान सदर नहीं है, शहबाज शरीफ की तरह वज़ीर आज़म हाउस नहीं है, या नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद की तरह जाती उमरा या नथिया गली नहीं है। तो वो इमरान खान की वजह से हैं, कोई और वजह नहीं है। इमरान खान डील करना चाहता तो अब तक बाहर आ चुका होता। कई बार इमरान खान को डील की ऑफर हुई, नहीं माने। कई बार ढील की ऑफर हुई, नहीं माने। पार्टी की आदत छोड़ दो, सियासत से किनारा कश हो जाओ, कुछ अरसे के लिए पार्टी की आदत किसी और के हवाले कर दो, मौजूदा निज़ाम को मानकर खामोश हो जाओ। बुशरा बीबी, अलीमा खान, बैरिस्टर गौर, अली अमीन गंडापुर और ना जाने कौन कौन क्या क्या पैगाम आते जाते रहे, किन किन कोशिशों में लगा रहा। कोई भूल है किसी को? मलिक अहमद साहब को भूल है कोई इस बात में? और तीसरी बात मैडम शेख, इमरान खान क्या कह रहा है? बाकी बातें सारी हवाई बातें, फजाई बातें छोड़ें, और इमरान खान क्या कह रहा है, और एक मुसलसल कह रहा है और एक तसलसल से कह रहा है। 27 मरतबा मैं अभी आने से पहले रिसर्चर को लगाया, 27 मरतबा इमरान खान ने कहा है पिछले 1.5 सालों में कि मुझे डील नहीं चाहिए, मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मुझे मेरा मैंडेट दो, मेरी पार्टी के बेगुनाह लोगों को छोड़ो, मुझे मखसूस नशिस्तें दो, झूठे केस ख़त्म करो। ट्रंप सदर मुंतखब हुआ मैडम शेख, तो इमरान खान बोला कि ट्रंप सदर मुंतखब हुआ है, अच्छी बात है, वो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन मेरी रिहाई अदालतों से होगी। अभी मुज़ाकरात के दौरान
इमरान खान ने कहा कि ना कोई भी कोशिश ऐसी हुई तो ना मैं बनी गाला जाऊंगा, ना केपी की किसी जेल जाऊंगा, ना रिहाई लूंगा। हाँ, पहले बाकी कैदियों को रिहा करें फिर मेरी बात। आपने अभी सवाल में कहा ना इमरान खान की और बाकी कैदियों की असीर कैदियों की रिहाई, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान कह रहा है कि पहले बाकी कैदी फिर मेरी बात। और अभी 3 दिन पहले इमरान खान कह रहा है, और उसका आप प्रोग्राम के बाद उसके ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल पर लास्ट ट्वीट भी देख लीजिएगा और उसकी सहाफियों से गुफ्तगू भी देख लीजिएगा और बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान की गुफ्तगू भी देख लीजिएगा। इमरान खान कह रहे हैं क्यों लटका रहे हो 190 मिलियन पाउंड केस को, सजा दो मुझे, जैसे मैंने 100 इद्दत में निकाह केस जैसा गलीज केस भुगता है, जैसे मैंने साइफर केस भुगता है, जैसे मैंने तोशा खाना भुगता है, ऐसे ये भी मैं भुगत लूंगा, ऊपर जाके ये भी खत्म हो जाएगा, सजा दो मुझे, आगे बढ़ो। तो मैडम शेख कौन कह रहा है इमरान खान की बात माने कि किसी और की माने? तो ये एक झूठा बयानिया, आखिरी 2 जुमले, झूठा बयानिया, मुनाफकत भरी बातें हो रही हैं। इमरान खान ये नहीं कह रहा कि मुझे, हाँ ये जरूर वो चाहेगा कि 200 सवा 200 केस आप और मैं सारे जानते हैं कि ये सच्चे और असली केस हैं। ठीक। बाकी केस 3 केसों में उसको अदालतों से रिहाई जमानत मिली है। चौथा इद्दत में निकाह केस है, वो तोशा खाना अगला चल रहा है और 190 मिलियन पाउंड केस है, उसकी आगे जाके रिहाई मिल जाएगी। तो इमरान खान ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे डील चाहिए, और मैं और आप सारे जानते हैं अगर इमरान खान डील करता, चुप करके घर बैठ जाता तो आज इमरान खान बाहर होता। सर आप कह रहे हैं खान साहब की रिहाई मुतालबात में शामिल नहीं है, लेकिन उनके जो रहनुमा है पार्टी के अपने सीनियर कायदीन है वो टीवी पे आके बयानात दे रहे हैं कि खान साहब की रिहाई तो ऑब्वियस है, खान साहब तो सबसे पहले होंगे और उनकी बात तो सबसे पहले होगी। मैडम शेख 2 बातें हैं। अब एक है जो आपने करनी है बात, एक है जो मैं आपके बिहाफ पे कहता फिरूं कि मैडम शेख ने, अलीना फारूक शेख ने ये कहा, एक है जो आप कहेंगी। नहीं सर, मैं किसकी बात, बाहर आके तो ये सब मुलाकातें कर रहे हैं ना, बाहर आके तो खान साहब के जो नुमाइंदे हैं, अगर मैंने आपको अपना नुमाइंदा बनाया हो तो आप डेफिनेटली, मैंने आपको मैंडेट दिया हो, आप मेरे बिहाफ पे बात कर सकते हैं। खान साहब ने जिनको मैंडेट दिया वो आके बाहर ये कह रहे हैं सर। लेकिन अब तो आखिरी बात इमरान खान ने कहा छोड़ो मुज़ाकरात की, यानी किन मुज़ाकरात में पड़े हुए हो? इमरान खान ने कहा कि क्यों मुज़ाकरात करते हो, इस तरह लग रहा है जैसे भीख मांग रहे हो। ये कहा है खान साहब ने? इमरान खान ने कहा, हाँ इमरान खान ने कहा कि जब इस हुकूमत के पास अभी माजरत मेरी नजर से नहीं गुजरा, बताए सर हमें खबर दे। जब इमरान खान ने कहा है कि जब इस हुकूमत के पल्ले इतना भी नहीं है कि मुज़ाकराती टीम से मेरी मुलाकातें ही करवा दे, और यानी मुज़ाकराती टीम ने क्या करना है, कहाँ से हिदायत लेनी है या किससे मिलके तो सारी बात करनी है। हाँ। ये सारे जो तहरीरी दे दो तो फलाना कर दो तो फलाना कर दो, भाई तुम्हारे पल्ले तो इतना कुछ भी नहीं है कि उस मुज़ाकराती टीम जाके तो इमरान खान से दिन में 2 मरतबा मिल ले या 1 मरतबा मिल के उससे बातचीत कर ले। तो इमरान खान तो नहीं कह रहा, जिस दिन इमरान खान ने कहा कि हाँ मुझे डील चाहिए, मुझे डील चाहिए, या मैं चुप हो जाता हूँ। सर ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले गौहर साहब का हम बयान सुन रहे थे जिसमें गौहर साहब ने आकर ये कहा कि खान साहब तो कहते हैं कि मेरे से मुलाकात हो ना हो आप मुज़ाकरात जारी रखें। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं, आपने कहा 27 मरतबा आपके रिसर्च के मुताबिक खान साहब ने कहा कि डील नहीं करूंगा। डील की ऑफर हुई उनको 27 मरतबा खान साहब को? कब हुई ऑफर खान साहब को डील की जो उन्होंने ठुकरा दी? मैडम शेख ये मैंने नहीं कहा कि 27 मरतबा उनको डील की ऑफर हुई है, मैंने कहा कि उन्होंने 27 मरतबा साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डील नहीं। अच्छा। और आपकी इस हंसी को सलाम करते हुए मैंने कहा है ना कि अली अमीन गंडापुर, पता था मुझे आप कुछ कहेंगे। खान, नहीं आप नहीं, दरमियान में अपने मतलब की बात सुन लेती हैं। मैंने कहा बुशरा बीबी किसके पैगाम लेके जाती है? मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ सर, खान साहब को कब ऑफर हुई? अभी परसों मेरी इतला के मुताबिक जब अलीमा खान इमरान खान को मिली तो इमरान खान ने कहा कि लेके आई थी ना तुम भी मेरे पास पैगाम कि मैं चुप हो जाऊं, मैं खामोश हो जाऊं। अच्छा। अब पता चल गया मतलब अलीमा खान भी पैगाम को या ऑफर को लेके गई थी खान साहब के पास? जी ये जो गुफ्तगू इमरान खान ने की है मैं तो वो बता रहा हूँ कि जब वो जेल में थी, जेल से निकली उसके बाद ये, क्योंकि वो तो आके कह रही है कि शायद गंडापुर साहब लेके गए। सर मुझे इसके ऊपर जरा मजीद बात करने का मौका दीजिएगा, लेकिन अगर आप चाहें। आखिरी जुमला मैंने आपको बुलाया कि बुशरा बीबी, अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और ये बैरिस्टर सैफ, ये थे वो जो जिन्होंने वक्तन फवक्तन जिनकी बातें बाहर आई थी।
भट्टी साहब फ्रेश होके आए, फ्रेश इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। मैं इसके ऊपर ना मजीद बात करना चाहूँगी, लेकिन बाकी सबको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। आसिफ, आप बताइएगा सर, ये जो बात हो रही है बिल्कुल सही बात है। खान साहब का एक मौक़िफ़ भी था, इस मुल्क में एक हिस्ट्री भी रही है, सियासी केसेस बनते हैं, सियासी केसेस के फिर सियासी हल निकलते हुए भी हमने देखे हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ने की बात करें तो क्या जस्टिफाइड है इस वक्त, इस मौके पर? देखें, हमें ये नहीं देखना कि जस्टिफाइड क्या है या होता क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि वो ओनली अपराइट जमात है। और माजी में हमने ये देखा कि अगर किसी ने प्याज की कीमत की बात की तो खान साहब ने कहा मैं NRO नहीं दूंगा। उनसे कोई सवाल किया जाता था, वो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा। तो एक ऐसी जमात को तो किसी सूरत भी NRO का सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, सियासी केसों का गिला वो लोग दें जिन्होंने कभी सियासी केस ना बनाए हों। और जो भट्टी साहब ने अभी कहा कि शर्मनाक केस था तलाक वाला, तो 21 किलो हीरोइन वाला भी केस शर्मनाक था। लोगों के को सराहने ना देना, दवाइयाँ ना पहुँचाने देना भी शर्मनाक अमल था, और वो सारे सियासी केसेस ही थे। और बाकायदा अनाउंस होता था कि इस महीने फ़लाँ बंदा अंदर जाएगा। फिर जब वो गिरफ़्तार होता था तो उस पर लुड़ियाँ डाली जाती थीं, और उसके बाद दूसरे ममालिक में ऐलान किया जाता था कि इस दफ़ा फ़लाँ का AC ले लूँगा और फ़लाँ की ये सहूलत बंद कर दूँगा, जो किसी ने अदालत से भी ली होती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये कि बाकी कोई लेते भी रहे ना मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा, तो कम से कम PTI को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो बाकी सब लोगों से जुदा हैं। दूसरी बात, मुझे अब ये हैरत हो रही है कि मैं भट्टी साहब की बात को दुरुस्त मानूं या PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की बात को दुरुस्त मानूं, जिन्होंने आज मीडिया से टाक करते हुए कहा है कि खान साहब ने कहा है कि आपको मेरे से नहीं भी मिलाते तब भी आपने एक दफ़ा मुज़ाकरात में ज़रूर जाना है और जाके ये 2 मुतालबात देने हैं। और 2 मुतालबात कौन से हैं? 9 मई की अदालती तहकीकात जुडिशल तहकीकात करवाई जाए, और दूसरा जो हमारे इसमें कारकुन बंद हैं उनको रिहा किया जाए। और ये आपने लिख के भी दे देने। ये बैरिस्टर गौहर ने आज टाक की है, सारे नेशनल मीडिया के ऊपर ये आई है। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद की उनकी टाक है। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब भी जानते हैं कि अगर लिख के कुछ देंगे तो उसकी सियासी कीमत होगी। उन्होंने गो के अपनी रिहाई की बात नहीं लिखी इसमें, लेकिन आपको याद होगा जब पहली मीटिंग हुई, मैं उसको कवर कर रहा था पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ पे PTI की जो टीम थी उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले इमरान खान साहब को रिहा करें, तो उसके बाद बाकी मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। अब अगर लिख कर नहीं दिया जा रहा तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन खान साहब को ये भी नहीं लिख के देना चाहिए कि मेरे वर्करों को रिहा करें। ये भी तो एक NRO आप मांग रहे हैं अपने वर्कर्स के लिए। आप कहें कि मेरे वर्कर्स बेगुनाह हैं और वो अदालतों से साबित होगा, मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता। क्योंकि जो बातें अभी PTI बाकी लोगों से मुमताज़ होने के लिए करती है, फिर जब आप पे बुरा वक्त है आप उसी स्टैंड पे खड़े रहें ना। बाकी अगर ये मेरा वैसे तो ये वही बिलीव है जो किताबी बातें हैं कि सियासी मुकदमात मुज़ाकरात से माजी में ख़त्म हुए हैं, क्योंकि वो बनाए ही सियासी बुनियादों पे बनाए जाते हैं पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन पे जो सियासी मुकदमात थे वो सियासी बुनियादों पे हल हुए। पीपल्स पार्टी ने NRO लिया था, बल्कि यहाँ तो ऐसी ऐसी शर्मनाक मिसालें हैं कि मार्शल में बाकायदा नैब के मुकदमे दिखा के लोगों को पेट्रियाट बनाया जाता रहा, और ये एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। एब्डो से अगर आप शुरू कर लें तो एक लंबी दास्तान है सियासी मुकदमात की, सियासी मुखालफिन के खिलाफ, उनको डराने धमकाने की, सियासी सिस्टम से आउट करने की। अगर वो आपकी बात मान लें तो उनके ऊपर से मुकदमात ख़त्म हो जाते थे। नैब ने जितनी सियासी इंजीनियरिंग की है वो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर तो बाकायदा मोरख लिखेगा कि नैब जो है सियासी इंजीनियरिंग का एक कैसा इदारा था जिसने तकरीबन 3 दहाइयों तक किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा किया। और तमाम सिविल हुकूमतों में इंक्लूडिंग इमरान खान साहब की हुकूमत में वो सियासतदानों की आर्म ट्विस्ट करता रहा, ठीक है। और उस वक्त उनका मौक़िफ़ होता था चेयरमैन मैंने नहीं लगाया, लेकिन वो 1 महीना पहले बता देते थे कि इस महीने अब हम फलां बंदे को अंदर करेंगे, और वैसे ही होता था। तो अब बात यह है कि बाकी सब तो सियासी मुकदमात को सियासी अंदाज से हल करते रहे हैं, NROs लेते रहे हैं। मियाँ साहब जब बाहर गए थे अपने मुकदमात इसी तरह एक डील के तहत वो गए थे और वो उनके मुकदमात हाल्ट पे चले गए थे। और इसी तरह इमरान खान साहब ने जो मुतालबात तहरीरी तौर पे जो आज 2 कहे हैं, उसमें से भी एक मुतालबा जो उन्होंने किया है वो उनके पार्टी के बुनियादी मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, जो इनके नाम में इंसाफ है, तहरीक इंसाफ। ये उस इंसाफ के बुनियादी असूल के ख़िलाफ़ है कि आप एक मुज़ाकराती कमेटी में ये अमल रख रहे हैं कि जो फ़लाँ अदालत
का मुकदमा, उसके लोगों को रिहा किया जाए। ये अगर देखें तो ये एक NRO की बात है, और इसलिए शर्मनाक है कि आपने सारी ज़िंदगी ये कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा। आपसे कोई ज़ाती सवाल हुआ, आपने कहा मैं NRO नहीं दूंगा, तो आप, मेरा ख्याल है आपको NRO मांगना भी नहीं चाहिए, और NRO का आपको हक भी नहीं है। इसीलिए PTI पहले अपने मुतालबात लिख के देने से हिचकिचा रही थी कि ये बात उनको, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये सामने आएगी तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। दूसरी बात, मेरा ख्याल है अब मुज़ाकरात का जो अमल है वो शायद आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस पे हुकूमत को एतराज़ नहीं होना चाहिए। किसी इंडिपेंडेंट जज की सरबराही में जुडिशल जो है वो कमीशन बनाया जाए। बहुत सारी फुटेज मीडिया पे रिलीज़ हो चुकी है। PTI के जो लोग 9 मई को मौजूद थे बहुत सारी इंस्टॉलेशंस के ऊपर, वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो फिर बाकायदा उनकी तकारीर भी हैं, तो वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि उसमें ये क्या PTI पे झूठा इल्ज़ाम था, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या वाकई PTI के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो लेकिन इसका एक हल ये होगा मेरी नज़र में कि जब भी जुडिशल कमीशन में इस तरह की बातें आएंगी तो एक फेस सेविंग बहरहाल खान साहब को भी मिल जाएगी कि वो भी कहेंगे कि जी अच्छा, अगर मेरे लोग वहाँ थे तो ये फिर गलत हुआ है, या ये नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह की बात करके वो एक जो सॉफ्ट एक माफ़ी है उनकी भी हो जानी है, और मेरा ख्याल है सियासी अमल आगे बढ़ेगा और बेहतरी आएगी इससे। ठीक है, बेहतरी तो आएगी, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ख़ासकर आपने कहा कि तहरीक इंसाफ, जिनका नाम ही इंसाफ है, उनके लिए ये शर्त ना सिर्फ खान साहब की रिहाई बल्कि अपने जो बाकी कारकुनान हैं, लीडरान हैं जो कि जेलों में हैं, उनकी रिहाई की शर्त रखना भी नाइंसाफ़ी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद रीमा उमर साहिबा की राय भी जानेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए एक शर्त कि इमरान खान और असीरान को रिहा किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि एक तासुर जन्म ले रहा है कि सियासी डायलॉग या सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए केसेस को ख़त्म करने की बात की जा रही है। ये दुरुस्त मौक़िफ़ है या नहीं? अपने तजियाकारों के सामने ये सवाल रखा है। रीमा, क्या राय है आपकी? बड़ी इंटरेस्टिंग बात ब्रेक पे जाने से पहले जो आसिफ ने की, उन्होंने कहा ना सिर्फ खान साहब की बल्कि बाकी जो कारकुनान हैं उनकी रिहाई भी मांगना मुतालबे में सियासी डायलॉग के जरिए नाइंसाफ़ी होगी। शुक्रिया लीना, मैं इससे एग्री नहीं करती। मुझे लगता है कि PTI के बहुत से वर्कर्स, जिस तरह के केसेस उन पे बनाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वो कई महीने, कुछ लोग साल से ज़्यादा जेलों में हैं। ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारे आइन में एक प्रिंसिपल है राइट टू फेयर ट्रायल का, राइट टू लिबर्टी का। आपको याद होगा ख्वाजा साद रफीक जब जेल में थे कई महीने, साल से ज़्यादा शायद, उनको बेल नहीं मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जो मकबूल बाकिर साहब ने ऑथर किया। हमने इस शो पे कितनी बार उसका जिक्र किया कि राइट टू लिबर्टी जो है एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी को प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि वो गिल्टी है। आपको अदालती कार्रवाई, फेयर ट्रायल के जरिए प्रूव करना है कि वो गिल्टी है, तभी आप उन्हें उनकी राइट टू लिबर्टी से डिप्राइव कर सकते हैं, उनको जेलों में रख सकते हैं। तो ये बात मेरी नज़र में तो PTI, इमरान खान, उनके वर्कर्स सब पे उतनी ही एप्लीकेबल है, चाहे उनका मौक़िफ़ जो भी हो। अगर हम इस बेसिस पे सोचने लग जाएंगे कि उनका रवैया तब क्या था, अब उनके साथ वैसा ही होना चाहिए, या उनके वर्कर्स ने, क्योंकि नवाज शरीफ जब गलत उनको सजाएं दी जा रही थी, जेल में थे, बेल नहीं मिल रही थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उनके साथ भी वो हो, मेरी नज़र में ये इंसाफ नहीं है। और मेरा ख्याल है पहले भी बहुत हम लोगों ने इस पे उतनी, मैं अपने आप को कहती हूँ, शर्मिंदगी मुझे होती है कि इस पे बात नहीं की जितनी करनी चाहिए, कि राइट टू लिबर्टी कहाँ है इन सब लोगों की। एक केस में आपको ऐसे केसेस दर्जनों के हिसाब से बनाए गए हैं जो नजर आता है कि फ्रिवलेस हैं। आपकी अदालती निज़ाम क्या इतना मजबूत है, क्या इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप कहें आपको फेथ है कि अदालती कार्रवाई से ही सच या झूठ, इनोसेंस या गिल्ट साबित होगा? जब पूरा आपका सिस्टम ही ऐसा नहीं है, निज़ाम ही ऐसा नहीं है, तो जस्ट बिकॉज आपका पहले नैरेटिव गलत था, मेरा ख्याल है इमरान खान PTI का NRO वाला नैरेटिव बिल्कुल गलत था, तो इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि अब वो हॉस्टेज रहें उस नैरेटिव के, और उनके वर्कर्स, इमरान खान से ज़्यादा उनके वर्कर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो सफ़र करें। तो मेरा नहीं ख्याल ये जो चीज़ है, मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखती। उनकी कंटिन्यूइंग सफरिंग जो है मेरी नज़र में वो इंसाफ नहीं है। और क्योंकि कुछ इस तरह के केसेस, FIRs मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं, मैं कह सकती हूँ, मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरी बात ये, सिर्फ ऐसा नहीं है लीना पाकिस्तान में कि पॉलिटिकल केसेस बनाए जाते हैं। हमारी तारीख ये दिखाती है प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से
कवानीन बनाए जाते हैं कि कैसे आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सको, फिर एक सिस्टम बनाया जाता है जो उसको इम्प्लीमेंट करे, जो उसमें हिस्सा नहीं बनता उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, कहा जाता है सहूलतकारी कर रहे हैं। बुरे कवानीन बनाए जाते हैं, बुरी तरह से इस्तेमाल होते हैं, रूल बाय लॉ है इस मुल्क में, रूल ऑफ लॉ तो है नहीं। तो इस सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एक सिचुएशन में ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं ये तो अदालती कार्रवाई, नोइंग क्या हुआ है, 26th अमेंडमेंट क्या थी, अदालत का जो थोड़ा बहुत एक मेरा ख्याल है एक फेथ था कि शायद कुछ आपको इंसाफ सुप्रीम कोर्ट लेवल पे मिल जाए, हाई कोर्ट लेवल पे मिल जाए, वो भी नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल सिचुएशन इतनी डिजमल है कि इसमें ये बात करना कि आप अदालतों से एक्विटल का इंतजार करें जबकि आपको पता है वो प्रोसीडिंग भी मैनिपुलेट हो रही हैं, वो डिले होती हैं, वो प्रोलॉन्ग होती हैं ताकि आप उन केसेस को फिर पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल करें। और मैं इस बात से भी एग्री नहीं करती कि जुडिशल कमीशन बन जाए और 9 मई के वाकयात जो हैं उस पर सच्चाई सामने आ जाए, ये हुकूमत को सूट करता है। हुकूमत का नैरेटिव और हमारी इंस्टीट्यूशंस का नैरेटिव ये है कि 9 मई को इमरान खान ने कोई बगावत लीड करने की कोशिश की फौज के साथ मिलकर। अगर सच सामने आ जाएगा, क्या हमें उन लोगों के नाम पता लगेंगे जो फौज में भी इसमें मुलव्विस थे, कौन कौन थे जो बेनिफिशरी थे, क्या उनके नाम सामने आएंगे? तो मेरा नहीं ख्याल ये इतना क्लियर कट है, क्योंकि जो आपने नैरेटिव बनाया है अगर हकायक जो सामने आएंगे वो उसको शायद सपोर्ट ना करें। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। ऑल्सो लीना, फाइनल बात कि जब रिहाई की हम बात करते हैं जरूरी नहीं है वो एक्विटल हो। मेरी नजर में बहुत से ये जो केसेस हैं ये बेल के केसेस हैं, ये इतनी देर से चल रहे हैं, इसमें कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है वो लोग जो अक्यूज्ड हैं, इसमें कोई ये खौफ नहीं है कि वो एविडेंस को मैनिपुलेट करेंगे। रिहाई का मतलब ये भी है कि आप बेल पे उन्हें आजाद करें। ये बहुत बड़ा एक मतलब आप कब तक रखेंगे लोगों को सियासी कैदी, इसकी कोई तो एंड मतलब लिमिट होगी, या जब तक मुज़ाकरात चलते रहेंगे तब तक ये लोग जेलों में रहेंगे। ये जो हाई लेवल पे चीजें चल रही होती हैं, बार्गेनिंग हो रही होती है, इसमें आम लोगों को आपने मोहरा बनाया हुआ है। मतलब दोनों तरफ से ये मेरा नहीं ख्याल ये कोई मेरी नजर में ये इंसाफ है। सो इन सब चीजों को अगर मैं देखती हूँ तो आई डोंट थिंक इसका क्लियर कट आंसर है। आपको कभी भी केसेस को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल लोगों का इंसाफ के निजाम पर से बिल्कुल एतमाद ही उठ गया है। अगर आप देख रहे हैं कि सही केसेस नहीं बनाए जाते, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन मैनूवरिंग के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए कभी इस मुल्क पे सही सजा नहीं होगी तो फिर लोगों का ट्रस्ट लीगल सिस्टम पे नहीं होगा। ये अपनी जगह बात दुरुस्त है। इसलिए जो 190 मिलियन पाउंड केस है इसमें मुझे एटलीस्ट जो मैंने देखा है मुझे इलीगैलिटी नजर आती है, एंड आई होप ये केस जो है वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, बिकॉज ये बहुत अहम केस है। लेकिन अब वो किस तरह से चलाया जा रहा है, क्या नैब सही फोरम था कि नहीं, उसमें किस हद तक क्रिमिनलिटी बनती है या नहीं, उस पर सवाल है मेरे। लेकिन इलीगैलिटी मुझे नजर आती है। अफसोस की बात है जिस तरह बाकी केसेस चलाए गए हैं, एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया है कि लोग इसको भी कह रहे हैं कि ये इंटायरली मतलब इंजीनियर्ड केस है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है इसमें इलीगैलिटी। तो मैं चाहूंगी पर्सनली कि एज ए सिटीजन कि इसको इतने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए, लेकिन बेल को मैं लीगल ग्राउंड्स पे भी, फेयरनेस के ग्राउंड्स पे भी अपोज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि इस केस के लिए इमरान खान साहब क्यों अभी भी। रीमा, आपको लग रहा है 190 मिलियन पाउंड मजबूत केस है, लेकिन मुझे ये बताएं जो ताख़ीर हो रही है, क्या ये एक तरफ इसको इंतज़ामी उमूर से जोड़ा जा रहा है, क्या वो मौक़िफ़ दुरुस्त है, या फिर ये बात कि कहीं मुज़ाकरात के लिए या कहीं पर ज़रा डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे मुतनाज़े हो रहा है फैसला जिसमें बड़ा वजन है आपके मुताबिक भी, ये ज़्यादा तकवीयत रखता है? फिर अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस मजबूत है, मैंने कहा है मुझे 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें इलीगैलिटी नजर आती है। जो मैंने देखा है केस क्या बनाया है, क्या नैब सही फोरम है कि नहीं, उसकी जो टेक्निकलिटीज है उस पर मैं कमेंट नहीं कर रही क्योंकि मैंने तफसील से पढ़ा नहीं है। दूसरा, आप जो बात करिए वो बिल्कुल दुरुस्त है रीना। परसेप्शन यही आ रहा है कि इस केस को भी जैसे 9 मई के केसेस हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप के लिए। तो अगर इस्तेमाल किया जा रहा है इसीलिए हम देख रहे हैं, परसेप्शन तो ये है। मैंने लेकिन डे टू डे प्रोसीडिंग्स जिन्होंने फॉलो किए हैं वो बेहतर आपको बता सकेंगे, लेकिन परसेप्शन यही मिल रहा है
कि इन केसेस को जिनमें वजन है भी, या जिनकी जो एटलीस्ट मैं जो बात करूं, मुझे इलीगैलिटी नजर आती है। मेरा नहीं ख्याल इद्दत का केस बिल्कुल ऐसा बनाया गया था, एक ऐसा कानून जो इस्तेमाल ही नहीं था, रिडंडेंट हो चुका था, उसको लेके एक बहुत बुरा केस बनाया गया। ये वैसा नहीं है, इसमें इलीगैलिटी है, लेकिन जिस तरह से इसको चलाया जा रहा है, मेरा ख्याल है परसेप्शन यही आ रहा है कि ये भी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, वैसे तो मैं चाहती थी तोशाखाना 2 के ऊपर भी कर लूँ, लेकिन हमारे पास वक्त थोड़ा कम है और मैं चाहती हूँ ये जो हमने डिबेट अपनी बुनियादी सवाल पे की है उसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की मजीद भी राय जाने। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा उमर, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और आप सब ने अपनी राय का इजहार किया, खान साहब का जो पूरा का पूरा केस है वो टिका हुआ है मॉरल्स के ऊपर, उनकी अखलाकी बरतरी के ऊपर। क्या समझते हैं इस सारे सिनेरियो में अभी भी अखलाकी पोजीशन कितनी अहम है? क्या उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना खान साहब के हक में होगा? उसको वो डिफेंड भी कर लेंगे या नहीं? अलीना देखिए, हम अच्छा आसिफ एक सेकंड दीजिएगा, मैं उमर का कमेंट लेके आती हूँ। जी उमर। जी प्लीज। अलीना देखिए, हम सब लोग ना एक अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं कि अगर हम फैक्ट्स की बात करें ना, फैक्ट्स में तो ये है कि इमरान खान ने पहले जो एक ये इंतकामी सियासत का आगाज हमारी हालिया तारीख में हुआ वो इमरान खान ने किया है। अब ये उसको जवाब दे रहे हैं और साथ ये इस मामले में परेशान भी हैं कि क्या वो वापस आके ये सिलसिला आगे लेकर चलेंगे या इधर रुकेगा। अब असल में क्वेश्चन ये है, जो रीमा बात कर रही है जी कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्या इमरान खान ने आज तक इस बात का इकरार किया कि वो गलत करते रहे हैं? वो आज भी उस बात पर कायम है कि मैं ठीक करता रहूं। अब इसमें सिर्फ ये कह दें, जब हम बात करते हैं जी कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्या इससे मसला हल हो जाएगा? नहीं हल होगा। इसीलिए जो मैं पहले भी आपसे बात करता आया हूं कि जब तक कोई रूल्स ऑफ गेम तय नहीं होते ना, तो ये रिगिंग जारी रहेगी, ये बातें चलती रहेंगी। हम ये कहते रहेंगे कि सच की बात ये है, लेकिन मामला चलते रहेंगे। जब दोनों साइड जो है उनकी तरफ से कोई क्रेडिबल अश्योरेंसेस नहीं होगी, तो ये सिलसिला अनफॉर्चुनेटली चलता रहेगा। हमें उसके हवाले से बात करनी चाहिए कि हम ये बुहरान से कैसे निकल सकते हैं, ठीक है? इनके अदरवाइज क्या हमारे ये कहने से कोई मामला उधर रुक जाएंगे? नहीं रुक रहे। ये क्रेडिबल एश्योरेंसेस क्या हो सकती है? मुझे बड़ी मुख्तसर बताइएगा ताकि हम जल्दी से इसके ऊपर सबकी राय ले सकें। अलीना, बात यही है कि ये जो इनके दरमियान डायलॉग हो रहा है उसमें कुछ चीजें फ्यूचर के लिए तय कर ली जाए कि भाई पहले आपने भी किया, हमने भी किया, आए इस पे वादा करते हैं कि हम कोई सियासी बुनियादों पर एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर ये बात हो जाए, आगे ये सारी जो हमारी टेंशन है, ये बुहरानी कैफियत ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, माजरत वक्त मेरे पास जरा कम है, तो सबसे गुजारिश है छोटा अपना आर्ग्यूमेंट रखें। भट्टी साहब आप जवाब देना चाहेंगे? आसिफ ने उस वक्त, माजरत आसिफ ने उस वक्त कहा आप खान साहब की सिर्फ बात कर रहे हैं, वो तो सियासी वर्कर्स के लिए भी जो मांग रहे हैं रिलीफ, वो भी एनआरओ है। सबको सलाम, आसिफ प्यारे भाई को तो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल सलाम कि कम अज़ कम इस मुल्क में आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ से आप ये उम्मीद लगा सकते हैं, इमरान खान से आप ये उम्मीद लगा सकते हैं। मैडम शेख की जो खूबसूरत अंग्रेज़ी मॉरल्स, मैं इसको बाद में मुंह में ज़ेर लब पढ़ता रहा क्योंकि मेरा मॉरल ठीक नहीं है और वो वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन मैडम शेख का मॉरल तो सारे के सारे जो हाई अखलाकी ग्राउंड्स हैं वो इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान ने कहा था, बाकियों ने नहीं कहा था। यार ये जो इतना दिन दिहाड़े डाके पड़ गए अदालतों से लेकर इलेक्शन तक, इलेक्शन से लेकर हुकूमतों तक, ये क्या है? ये जो झूठे मुकदमे बने हुए हैं, कारकुन जो अंदर पड़े हुए हैं, गल सड़ रहे हैं, एक एक वक्त में 5-5 शहरों में मुकदमे हैं, ये क्या है? और एक उसका जो एक पार्टी का हेड अपने कारकुनों की बात करता है, वो कोई थोड़ा जज बन के बैठा हुआ है। और दो बातें मुख्तसर एक बात, नैब का किरदार था, आसिफ बशीर साहब ने कहा अभी, मतलब अभी नैब शफाफ है, एसी उतार दूंगा मतलब एसी लगे हुए थे, और एनआरओ नहीं दूंगा मतलब अब तो वो एनआरओ मांग भी नहीं रहा, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? क्यों एनआरओ दे इमरान खान और क्यों ले प्लीज मुख्तसर। ओके भट्टी साहब, माजरत जी, मैं रीमा जो है उनकी बात हमेशा बड़ी वो ज़बरदस्त होती है, बड़ी बैलेंस्ड होती है, लेकिन मैं एक उनकी वजाहत करता हूँ। देखें, मैं वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन लीडर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एनआरओ करने वाली, जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वाली जमातों को कहा कि इन्होंने आपस में मुका कर ली है।
जिन्होंने हमेशा दूसरों को कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, हालांकि उन्होंने खुद उनके ऊपर सियासी और इंतकामी मुकदमात बनाए, जिन्होंने जिसको देखा कि अगर किसी की कमर दुख रही है तो इसको बख्तरबंद में लाओ, खड्डों में मार गए। देखिए मैं वो बात कर रहा हूँ जो उनके दौर में हुई है, जो भट्टी साहब इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि अब अगर वो जमात सियासतदानों से कहती है कि मेरे वर्करों पे ये मुकदमे खत्म करो, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम में नहीं होते, कम अज कम अपने पिछले बयान पे माफी तो मांगे। मैं वर्करों के कानूनी राइट्स का पूरी तरह वकील भी हूँ और मैं समझता हूँ बल्कि किसी के साथ हम कह रहे हैं गलत किया खान साहब ने या उनकी पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी। रीमा, मेरा ख्याल है यही हमारी डिसएग्रीमेंट है। आसिफ साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमने कई साल इन जो केसेस बनाए गए हैं उन पे तनकीद की है, पॉइंट आउट किया है वो किस तरह पॉलिटिकली ड्रिवन है। उमर भी जो बात करें कि इमरान खान साहब नहीं माफी मांगेंगे, वो ढीठ है, उनकी सियासत ही है कि उन्होंने सही किया। मेरा लेकिन डिसएग्रीमेंट इस पे है क्योंकि मैं कानून की ज्यादा बात करती हूँ। मेरे लिए जो कानूनी सिचुएशन है वो बदलती नहीं है अगर कोई माफी मांगे या ना मांगे। जो अगर वर्कर्स हैं, वो कई दर्जनों सैकड़ों वर्कर्स हैं जो जेलों में हैं। अब अगर मैं ये कहूँ इमरान खान साहब माफी मांगे उसके बाद वो उनकी रिलीज की बात करें तो मेरा ख्याल है ये अनफेयर होगा, क्योंकि उनका क्या कसूर है? वो लीगली जेल में अनलॉफुल ग्राउंड्स में है, लीगली नहीं बनता कि वो क्यों इतनी देर तक उन्हें बेल नहीं मिल रही जबकि उनके जो केसेस हैं वो इतने कमजोर हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें हमारा एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। मैं तो दहशतगर्दों के हकूक की भी बात करती हूँ क्योंकि एक्चुअली हमारा आइन उनको भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल है, अगर एक शख्स जिसने दूसरों के कत्ल करने के ऊपर इल्जाम लगाया हो या उसके ऊपर बड़ी बातें की हों और फिर सजा भी हुई हो, जब वो खुद कत्ल करे और फिर अपने लिए रिलीफ चाहे और अपने लिए चाहे कि बेहतर ही हो, फिर दोनों में से क्या चीजें बेहतर होंगी? क्या उसके साथ कानून के मुताबिक ही हिसाब किया जाए या फिर उससे डिपार्चर हो जाना चाहिए? अलीना, कानून से डिपार्चर कैसे है अगर इमरान खान साहब को बेल मिलती है? उनको बेल ना मिलना कानून से डिपार्चर है। जो इस वक्त हो रहा है वो कानून से डिपार्चर है। अगर उनको 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्शन हो जाती है एक फेयर ट्रायल के जरिए, फेयर प्रोसेस के जरिए, तो वो भी लॉफुल है, इंसाफ तो वो है। तो मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेशन, एंड आई अंडरस्टैंड पॉलिटिकली, शायद प्राइवेटली बहुत से लोग ये सोचते हो कि वो शख्स जो एक्चुअली प्राउड है उस चीज से कि उसने पॉलिटिकल परसिक्यूशन की, बट आई विल ऐड सिर्फ पीटीआई नहीं, उसके पीछे एक और अदारा भी था जो उसमें मुलव्विस था और शायद बहुत सी चीज़ों में इनिशिएटिव भी उसका था। वो दोनों चीज़ें साथ ही चल रही थी। तो अब भी वो दायरा तो वहीं का वहीं है। सो वन कैन क्वेश्चन कि वही लोग जो वोट की इज्जत दो की बात करते थे, अपने पॉलिटिकल केसेस के खिलाफ पूरा बयानिया बनाते थे, मूवमेंट्स चलाते थे, अब वो भी कंप्लिसिट है उन्हीं चीज़ों में इस वक्त इमरान खान साहब के साथ। तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे लिए, मेरी क्लैरिटी के लिए ये ज़्यादा अहम है कि कानूनी सिचुएशन, जस्टिस की सिचुएशन क्या डिमांड करती है। इस वक्त जस्टिस जो है, जो पीटीआई के साथ परसिक्यूशन हो रही है, मेरी नजर में नहीं है। और मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि आप कानून तोड़ें या जहां वो कल्पेबल हैं उनको आप क्विट करें। यहाँ इसलिए मैंने बात की बेल की, क्योंकि बेल मेरा ख्याल है अब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनके वर्कर्स का जिनके खिलाफ ये फ्रिवलेस केसेस बनाए गए हैं उनका राइट है। मैं क्विटल की बात नहीं कर रही। ठीक है जी, थोड़ा डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है हमारे पैनल के दरमियान में, लेकिन आपने सुनी सबकी राय, अपनी राय का इजहार कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।